करीम अम्मा रब्बुल आलमीन के दरबार लाखों शुक्रिया ज्ञापन कर। लेकिन महान रब्बुल आलमीन हम लोग को सबको आज तबीयत सही है इसलिए इधर आने के लिए जो मौका मिला, इसलिए सब आदमी बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत से ज़िंदगी बनता है और दौलत से ज़िंदगी बनता है। ये दो बात डॉक्टर मुनीर असलम बोलते आदमी को। और ना किसी का रिश्ता ख़त्म करो, ना किसी के साथ जिंदगी करो, ये से कुछ बातें नहीं। उनके बाद और एक बात एकदम याद है, अल्हम्दुलिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सुबह जब आदमी उठे, फजर के बाद हदीस में है, सुबह जब उठे एक ही दुआ आदमी लोग पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ये इसमें कितना 3 लफ्ज़ है, 3 शर्त है, 3 अमल है। ये जिंदगी में सबसे मुहिम अमल है। इसके साथ एनालिसिस करेगा आदमी का पूरा जिंदगी का डिटेल्स इसके साथ रिलेटेड, पूरा जिंदगी सब रिलेटेड है। ये फर्स्ट है। इसके साथ और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रिलेटेड है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन व ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। दुनिया सारे इंसानों को बुला के रब्बुल आलमीन बोलता है, तुम लोग खाना खाओ, जमीन से जो पैदा होता है, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबन। हलाल तय्यिबन यानी ऑर्गेनिक नेचुरल, तो तय्यिबन यानी जो गाजा आदमी लोग खाता है ये बॉडी का फायदा होता है, वही तय्यिबन होता है। माना मालूम होने से तफसीर में है, वही माना उस चीज खाना जिसमें तय्यिबन। हलालन बोलते हैं तो जो मुस्लिम लोग है इसके लिए, जो दूसरा रिलीजन है उसके लिए भी हलाल है। हलाल उसके लिए कैसे होता है, बॉडी में नुकसान नहीं करेगा, उसके लिए हलाल है। और हम लोग के लिए इस्लाम में शरिया में बॉडी नुकसान नहीं करेगा, सब मिला के जो हलाल है वह हलाल है। फर्क, 2 फर्क है हलाल। उनके लिए शुद्ध एक किसी बॉडी नुकसान नहीं करेगा तो हलाल है। अगर उनके लिए हलाल बोलेगा तो और बहुत डेफिनेशन है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। लेकिन आजकल मुहिम जो बात है, उनका टाइम खराब नहीं कर, उन्होंने डेफिनेट टाइम में खराब हो जाएगा इंशाल्लाह। आज हम लोग उनसे डिएक्शन के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतना डिटेल्स बोल सकता आदमी को। एक आदमी कोई प्रोग्राम में बैठे उनका जिंदगी बदल जाता है, बदलेगा जिंदगी आदमी का सेहत और दौलत से, जो आदमी अपना दिल से मान लेता है हर बात को। लेकिन जो बात आदमी सही तरफ से मानता है उसके सब कुछ है। आज हम लोग कोई भी प्रोग्राम में बैठे, दिल खुला करके, ब्रेन खुला करके, सुकून का साथ, किस लिए इधर आया, टाइम वेस्ट करके। उन्होंने एक मिनट बहुत कीमती है। एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं, मुंह में नहीं लिखता है, डॉक्टर लिखते हैं, क्या हो गया, खलास 500 हो गया, 10,000, ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल उन्होंने 1 घंटा आधा घंटा तक हर जगह में क्यों लिख सकते रहे। लेकिन उनका कोई अपना रिश्तेदार कोई नहीं इधर, उनका नाम अच्छा है, हम लोग सब अच्छा है हम लोग सब उनके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी इतना मोहब्बत करके सब समझाता है, खाली हेल्थ के लिए। दुनिया हेल्थ सबसे बड़ा दौलत है। हेल्थ इज वेल्थ, ये हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो सब है, मनी है तो हेल्थ चाहिए, हेल्थ है तो मनी चाहिए, रिलेटेड है। और फेयर चाहिए। दुनिया सारी जहान है दौलत का ऊपर, जान है तो जहान है, और आसमा मनी है तो सारी दुनिया हम लोग का सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों सब आदत है, क्यों उन्होंने कोई भी प्रोग्राम में अरे दिल से बात करते हैं, सब इतना खुला सा बात करते हैं, आदमी जो समझते हो ताज्जुब होता है। क्यों सब आदमी कुछ गुंजाइश होता है बात में, तो नॉलेज का प्रॉब्लम भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नियामत। कोई बोलने वाला स्पीकर है ना सही तरफ से, ऐसा मिलेगा नहीं कभी कभी, अल्लाह का नियामत रिएक्शन में। क्यों आजकल हम लोग जो आम लोग है इतना कुछ नहीं बोलते, डॉक्टर लोग जो जानता हम लोग नहीं जानते। एक डीएक्शन नाम ही 3 हरफ है, और इसके अंदर क्या है उन्होंने बताया। डीएक्शन का क्या डीजेस है, क्या एक्सटर्नल क्या है, या ब्रीथिंग उन्होंने बताया। क्यों ये हमारा बॉडी के साथ क्या रिलेटेड है, फ्यूचर में क्या होगा, हेल्थी क्या होगा, ऑयल्थी क्या होगा, रिलेशन क्या होगा,
सोसाइटी क्या होता है, फ्यूचर क्या होगा, एवरीथिंग उनका बात में आता है। तो हम लोग दिल के साथ इधर बैठेगा तो इंशाल्लाह शुरू से शेष तक। तो डॉक्टर आसमा मणि आज इधर जो प्रोग्राम रखे इंटरनेशनल मोटिवेटर स्पीकर, हम उनको मेहरबानी करके प्लीज कम टू स्टेज। डॉक्टर मणि जरूर करें। वालेकुम सलाम। Morning. Good morning. Good morning. Good morning. That's the power of कितने लोग नए हैं यहाँ? आप तो पुराने हो। इससे पहले कि मैं नए आने वाले खानदान को वेलकम करूं, आप लोगों को मुबारकबाद से ज़्यादा आपको इस फैसले पर कि आप ऐसी जगह के बैठेंगे, हो सकता है आज से अगला मिनट अगला घंटा जो है आपको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए था। तो भाई ने तो बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। मेरा नाम डॉक्टर आसमा मुनीर है, मैं यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हूँ शारजा में और सिर्फ 42 साल से मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ। 26 साल से मैं टेस्टिंग बेबी का सुपर स्पेशलिस्ट हूँ। और क्यों मैं रिएक्शन में या रिएक्शन के बारे में क्यों बात करती हूँ, उसकी सिर्फ 2 बड़ी वजूहत हैं। इंसान और जानवर में 2 बड़े बड़े फर्क हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, जिन भी, हालांकि जिन पहले पैदा हुए थे, आग से बने थे, ज़्यादा पावरफुल, लेकिन मिट्टी से बनाया। यानी क्या कहा, नीचे से उठाया तो हमें नीचे ही देखना है, सही। मिट्टी से बना के अशरफुल मखलूकात बना दिया और 2 काम दे दिए, हमारे बिन मारूफ नहीं है, निर्भर कर सही बात का हुक्म करो, बुरी बात से रोको। और सही बात क्या है, जो आपको फायदा दे, और गलत बात वो है जो आपको नुकसान देगी अभी आने वाले दिनों में या आपके फ्यूचर में। अब चाहे वो सेहत की बात हो, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो रवैयों की बात हो, चाहे वो अखलाक की बात हो, चाहे वो फैमिली के टर्म्स की बात हो, जॉब की सिलसिले से बात हो, जहाँ पे भी जो बात सही है वो सही है। और इंटरनेशनली और लोकली ज़ुबान जो मुरव्वजा है, चाहे वो कोई भी हो, एक ज़ुबान हमेशा समझी जाती है और वो है प्यार और खुलूस की ज़ुबान। ठीक है ना। आप अगर किसी को मुस्कुरा के देखते हैं या बात करते हैं, आप नहीं जानते उसकी ज़ुबान, लेकिन वो कभी आपको दुश्मन नहीं समझेगा, ना आप उसको दुश्मन समझेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये अशरफुल मखलूकात होने की सबब से अल्लाह ने आपके अंदर डाला। दूसरा, मदद करना, किसी को सही रास्ता दिखा देना या किसी को इतना समझा देना कि वो अपनी मदद आप कर रहे हैं। तो ये वो तमाम छोटे छोटे से फ़राइज़ जो एक अच्छे इंसान पर या एक अच्छे कोई भी मज़हब हो, उसने वही तमाम चीज़ों को प्रीच किया है। रिएक्शन हमें क्या सिखाता है? रिएक्शन हमें हमारी ज़िंदगी की कदर करना सिखाता है कि अगर द मिनट यू आर सिक, जिस मिनट जिस वहाँ आपको सेहत से दूरी होती है, तब आपको सेहत की कदर होती है। 1 सेकंड के लिए आप अपना तसव्वुर कीजिए कि अपना सीधा हाथ आप बांध लें यहाँ पे और ज़रा सारा दिन काम करके दिखाइए, आपको उसकी अहमियत का एहसास हो जाएगा। अगर मैं आपकी आँख खोल के एक स्टिक लगा दूँ और ब्लिंक नहीं करने दूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स की अहमियत का। अगर मैं आपके कान में रुई ठूस दूँ और आपको दुनिया में छोड़ दूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या दौलत अल्लाह ने इस जिस्म की सूरत से आपको दिया और उसकी हिफाजत का जिम्मा भी आप ही का है। और हिफाजत इस तरह नहीं होती कि जो मर्जी आए खा लिया, जो मर्जी आए जिस तरह ज़िंदगी गुजार ली, और मौत का वक्त करीब आया तो डॉक्टर, दवा या आपके ओल्ड रूम्स में आपकी का रहना, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि लोग आपके साथ खड़े होंगे, न किसी के पास वक्त है, न पैसा, न उतनी मोहब्बतें बची हैं। तो हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि आने वाले वक्त में हमारा जिस्म, जो कि दिल, दिमाग, समाज, हवास खमसा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो ज़िंदगी की अलामत है, देखिए जो वेंटिलेटर पे आदमी पड़ा है ना, वो भी जिंदा है,
लेकिन वो जी नहीं रहा, उसको ज़बरदस्ती जिंदा रखा हुआ है वेंटिलेटर पे। तो हमें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए ना मोहताजों वाली। और आप बतदरीज उस स्टेज पर आ रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के मोहताज होने जा रहे हैं। आप मोहताज होने जा रहे हैं अपनी आदतों के, आप मोहताज होने जा रहे हैं दवाओं के, अपने रिश्तेदारों के, ठीक है, और फिर आप बाद में आने वाले वक्तों में लकड़ी के, व्हीलचेयर के, एट द एंड ऑफ द डे 2 कंधे भी चाहिए आपको कब्र पे जाने के लिए। सही? तो उस मोहताजी से बचने के लिए आपको अभी से काम करना होगा। जब आप यंग हैं, 30-35 के बाद अब आपका डिक्लाइन ऑलरेडी काउंटडाउन शुरू हो गया। मैक्सिमम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 ईयर्स तक है, सब दुआ करते हैं 63 में चले जाए तो 30 ईयर्स हाफ हो गई। उसके बाद आपके पास क्या बचा है? काउंटडाउन। तो आपकी जो पूरी दुनिया की साइंस ये कहती है कि 30 साल के बाद आपकी बॉडी का रिपेयर सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। व्हाट यू हैव टू डू, नॉट टू डू समथिंग टू हर्ट द बॉडी। और वो हमारी आदतें, हमारा खाना पीना, हमारे जॉब, हमारा मेंटल लेवल और हमारा माहौल वैसे ही हमें तोप लगाए हुए। तो DXL, जिसका मतलब मैं हमेशा कहती हूँ डिसेंट, एक्सेलेंट, नेचुरल लिविंग, वो आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता कि भाई ये मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, इससे मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। इससे दवा आप लेते हो ना, 10 दफ़ा लीफलेट पढ़ते हो, पढ़ा लिखा आदमी 10 सवाल करेगा डॉक्टर से, इससे मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, इसको मैं फलां दवा के साथ खा सकता हूँ, इससे पेट तो नहीं खराब हो जाएगा, एलर्जी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान की बनाई हुई दवाएं ली गई है नेचर से, लेकिन उसको प्रिजर्व किया इंसान ने। लेकिन जो खुदा ने तारा मनुसल्वा की शक्ल में या नबातात की शक्ल में, उसमें कोई 2 राय नहीं है। अगर वो सफाई से हाइजीनिकली आप तक पहुंचा है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इल्ला ये कि आपको कोई एलर्जी हो। ठीक है, तो अब हम जो सीखने आए हैं यहाँ पर, हम ये सीखने आए हैं कि भाई इतना वक्त निकाल के हम क्या जानना चाह रहे हैं। हमें सबको पता है हमारी सेहत का किस लेवल पर खड़ी है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमें शुगर है, हमें एलर्जी है, हमें सांस की तकलीफ है, या अभी कोविड से उठे हैं, या आर्थराइटिस है, और कुछ नहीं। खुदा न खास्ता हम किसी ऐसी दवा को मुस्तकिल लेने पर मजबूर हैं जो डॉक्टर ने कह दिया अगर नहीं ली तो तुम बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो ये तमाम डिपेंडेंसीज जो है ना, उसको आपने इंडिपेंडेंट ऑफ दैट लाइफ आपको अपने आप को फ्री करना है। तो फ्रीडम, DXL का दूसरा नाम है फ्रीडम, आज़ादी। और आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। किस चीज़ से आज़ादी? एबनॉर्मल सिचुएशन से आज़ादी। एबनॉर्मल सिचुएशन क्या हो सकती है? आपकी बॉडी की एबनॉर्मल सिचुएशंस हो सकती हैं, आपके माहौल की एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, आपके रिश्तों की एबनॉर्मल सिचुएशन हो सकती हैं, और आप किसी चीज़ के मोहताज हो सकते हैं। मसलन आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, नहीं बच सकते आप रेडिएशन से। आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो जाएंगी आपकी उंगलियां टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, उंगलियां टेढ़ी, आईसाइट खराब, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मॉडर्न एज ने आपको तोहफे में बहुत सारी चीज़ें दे दी, जिनमें कैंसर, इनफर्टिलिटी, एबनॉर्मल पोस्चर्स, आईसाइट, स्किन चेंजेस, एक्जिमा, एलर्जीज, ये तोहफे में आपको मिल गई हैं, खुद हमने खरीदी हैं, अपने आप को मॉडर्न एज का मॉडर्न बंदा कहते हुए। मजबूर हैं कि सारी दुनिया उस भेड़ चाल में लगी हुई है। तो अब क्या करें? क्या हमें कुछ ऐसा अल्लाह मियां की तरफ से एक सुपर पावर चीज़ मिल जानी चाहिए कि हमें जो हमें शील्ड कर दे? वो आपने देखा है, जो खलानावर्दी यहाँ से जाते हैं तो कितनी छोटी सी शटर में होते हैं वो, और उनको चारों तरफ से कायनात की जो चीज़ें जो अगेंस्ट ग्रेविटी हल्का कर देती हैं, उससे बचने के लिए बाहर के तमाम जितने भी उनको इंसल्ट्स हैं उससे बचने के लिए कितना एहतमाम करना पड़ता है उन लोगों को जिंदा रखने के लिए। यानी उनको मूवमेंट, उनका खाना पीना, वो महीनों रहते हैं वहाँ, कितनी तैयारी सालों उनकी होती है कि भाई तुम्हें लुढ़क के जाना है और वो अपना ही यूरिन तुम्हें साफ करके पीना है और स्पारुलिना पे जिंदा रहना है। बिरयानी और हलवे मांडे नहीं मिलने वाले वहाँ पर। तो कितना मतलब साइको सोशल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उनको बर्दाश्त करने पड़ते हैं सिर्फ उन चंद दिनों के लिए। तो हम एक प्रॉस्परस हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए 1 घंटा भी नहीं देते अपने आप को। हम उस घंटे में भी ये सोच रहे होते हैं काश हम पहले ये कर लेते,
ट्रेडमिल ला के रखी होगी, उस पर कपड़े लटके हुए होंगे, जानमाज लटकी हुई होगी, सबसे महंगा हैंगर है वो हमारे घर का। रोजाना बहाना, आज तो मैंने खाना खा लिया, कल से करेंगे, आज मेहमान आ गया, कल से करेंगे। होता है कि नहीं होता है? मैंने मेरा जाती तजर्बा बताया। और तो और बहाना ये कि इससे तो मेरे घुटने में दर्द हो जाता है, मैं तो पैदल चलूंगा या मैं जीना चढ़ लूंगा। पता चला ना जीना चढ़े ना पैदल चले, वो 1000 dirham का खर्चा हुआ था। तो इतना वक्त तो है नहीं अपनी बेहतरी के लिए, जब तक के डॉक्टर ने ये नहीं कह दिया कि अगर चले नहीं तो शुगर बढ़ती जाएगी, चले नहीं तो दिल बंद हो जाएगा, चले नहीं तो ब्लड प्रेशर को हो जाएगा। उस वक्त टाइम गुजर चुका। तो बिफोर दैट टाइम अगर आपको एक ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं, लेकिन एक ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसमें फिर आपको सोचना नहीं पड़े कि अगर मेरे जैसे मैं घर से निकलूं और मैं जैसे खलाना वर्द पहनते हैं ना, खुद पहन लूँ, तो मुझे डर नहीं है बाहर से कोई मिट्टी आएगी, कोई जरासीम आएंगे या ऑक्सीजन नहीं आएगी। मुझे पता है अगर चोट भी लगेगी तो मैंने जो कुछ पहना हुआ है वो मुझे सेव कर देगा। आप हेलमेट क्यों पहनते हो? सेफ्टी के लिए। तो अगर आपको अपनी सेफ्टी मंजूर है तो ना नजर आने वाली एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी होगी, और ना नजर आने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में आपकी अपनी बेहतरीन ग़िज़ा खुद शामिल है। और उसका सिलेक्शन कौन करके देगा? करो MBBS, लगाओ 18 साल, उस वक्त तक जाने का टाइम आ गया। ठीक है, अक्लमंद वो है जो दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठाए। तो जो बताया जा चुका उस पर अमल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जबकि फैक्ट्स एंड फिगर्स डेटा आपके पास मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स की शक्ल में दुनिया में पबमेड में मौजूद है। DXN के सारे प्रोडक्ट्स डॉक्टर लिम ने इस तरह सजा दिए हैं कि जिसमें आपकी ज़िंदगी की जो मरहून मिन्नत है ना, सेल्स खलिए जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से मिलियंस और ट्रिलियंस होके इंसान की शक्ल बनाते हैं, उनको इंडिविजुअल सेल लेवल पर एक इंश्योरेंस देते हैं, इंडिविजुअल सेल लेवल पर। और वो इंश्योरेंस क्या है? आओ आ जाओ सामने, कहते हैं ना जब कोई आपको तंग करता है तो आओ सामने, आओ जरा मैदान में देखो तो देख, 2 हाथ करते हैं। ठीक yes. तो फिर हमारे सेल्स ऐसे कहेंगे आओ सामने, किससे? वायरसेस से, बैक्टीरिया से, जेनेटिक इंसल्ट से, मिजाज की खराबी से, काम की खराबी से, ठीक है, आबो हवा की खराबी से। आ जाओ, जो भी आए आ जाए सामने, हमारे जिस्म को कुछ नहीं होने वाला। जब ये इंश्योरेंस और एश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, यानी अगर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं किसी चीज़ से, तो आपको क्यों एहसास नहीं है इस चीज़ का कि वो कितनी कीमती चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैं ये समझती हूँ कि DXN को समझना है ना, तो पहले अपने आप से प्यार करना है। तो अगर आप अपनी कदर नहीं जानते ना, तो आप किसी की भी कदर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपको सिंबॉलिकली देखेंगे, वो आपको देखेंगे आप खुद क्या कर रहे हैं। अगर मैं खुद 10 दफ़ा जाके डॉक्टर के पास बैठी हुई दवा खा रही होंगी और मैं यहाँ आके चीख रही होंगी ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, आप कोई मेरे पर तवज्जो दोगे? कि नहीं, मैं तो खुद इतनी दवाएं खा रही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा DXN प्रमोट करने का। लेकिन आजमाइश शर्त ये है कि आपको अपने आप को समझना होगा, अपनी ज़रूरतों को समझना होगा और उस ज़रूरत को कवर करना होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट से कि जो आपके इर्द गिर्द की खराबियां हैं वो आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचा सके। एक दूसरे 2 बड़े बड़े जो खतरे हैं वो है आपकी मरूसियत, आपकी फोरफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दादा परदादा, अम्मी अबू ने जो तोहफे आपको दिए हैं जीन्स की शक्ल में, मरूसियत की शक्ल में, वो बीमारियों के जो लिंकेजेस दे दिए हैं, जो केबल्स दे दिए हैं, उनको एक्सिक्यूशन ऑफ कमांड से रोक रहे हैं। जब आप कंप्यूटर पर, सब लोग इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर्स ना, आपको अगर ए लिखना हो तो आप क्या करोगे? की ढूंढोगे ना, ए एक्सिक्यूट करने का कमांड दोगे, जब भी आएगा ना ये स्क्रीन पे, तो अगर ए वहां पड़ा हुआ है तो स्क्रीन पे तो नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके अंदर जीन्स मौजूद है किसी बीमारी की, जब तक ये ट्रिगर नहीं आएगा उस वक्त तक वो डिजीज नहीं आएगी। इजी समझ आई बात मेरी? यानी एक भूखा शेर, जिसको बार बार मैं मिसाल देती हूँ, इसको मैंने चेन में रखा हुआ और वो चेन जो है वो मेरा लाइफस्टाइल, मेरी ग़िज़ा है। अगर वो चेन हट जाएगी भूखा शेर तो मुझे खुद खा जाएगा। तो अगर उस बुरी जीन की
एक्सिक्यूशन ऑफ डिजीज से बचना है तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को ठीक करना होगा, तो आप जेनेटिक्स से भी लड़ सकते हैं। तो इसी तरह एक चीज़ नया लफ्ज़ आ गया, एपिजेनेटिक्स, यानी मनुष्य से पहले वाली चीज़, कि अगर आपके अंदर कैंसर के जीन्स मौजूद हैं, आपके दादा परदादा में कैंसर था, तो आपकी शक्ल भी अपने दादा परदादा से मिलती है, 80% चांस है कि उस उम्र में जाके आपको भी कैंसर होगा। लेकिन अगर आप कैंसर प्रमोटिंग फैक्टर्स को अपने अंदर दाखिल नहीं होने देंगे तो भले वो इनएक्टिव कैंसर पड़ा रहे, वो आपको कैंसर नहीं बनाने देगा। समझ आई बात? एंड दिस इनएक्टिविटी इज डन बाय सर्टेन प्रोडक्ट्स, ऐसे ग़िज़ाएं जो आपके उस न्यूक्लियस पे काम करती हैं, जो उन जीन्स को होल्ड किया, जो उन केबल्स को पकड़ के रखे हुए, और जो आपकी आँख का कलर, आपकी बाल का कलर, आपकी स्किन, आपकी शनाख्त, आपकी बॉडी के टेक्सचर्स को बनाते हैं। तो अगर आपने उनके ऊपर काम कर लिया तो पैदाइश से लेके और मौत तक आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से ज़िंदगी की तरफ ले गए कि बचते बचाते खड्डों से, गाड़ी को कैसे नई गाड़ी को बचा के निकलते हो, जाते ही नहीं उस तरफ जहाँ पे टूटी फूटी रोड होगी, मेरी नई गाड़ी है, शॉक अब्जॉर्बर खराब हो जाएगा, सही, और जाओगे रश से कम इलाकों में ताकि कोई स्क्रैच ना पड़ जाए, पार्किंग करते हुए डरोगे। तो इस गाड़ी को, जिस गाड़ी की कोई रीसेल भी नहीं है और कोई दूसरी डुप्लीकेशन भी नहीं है, उसके लिए क्या सोचा? कभी नहीं सोचा। तो DXN की जो 5 बड़े पिलर्स हैं, ऋषि, गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप्स, लाइन्स में, और उसके अलावा और भी, उन सब का एक ही काम है कि आपकी इस गाड़ी की मेंटेनेंस करते रहें, ऑयलिंग करते रहें, इंश्योरेंस करते रहें, और आपकी इस गाड़ी को चलाता रखें टिल द लाइफ ऑफ योर, टिल द लाइफ को तो आप डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को जरूर चेंज कर सकते। दिस इज व्हाट इट इज मेंट फॉर। और डॉक्टर्स खड़े होकर जब ये बात करते हैं कि हमें इतना पैसा हम दवाइयों में खर्च करते हैं, इंश्योरेंस हमारे पास मौजूद है, हम जाके ले लेंगे, भाई ऑपरेशन कराना ऑपरेशन करा लेंगे, तो जरूरत क्या है DXN की? लेकिन फिर आपसे जब वो बात करेंगे तो बचत की भी बात करेंगे। अगर आपको सही रहना है, ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं रहना है, एक्सरसाइज करनी है, नमक कम करो, मिर्चें कम करो, तेल, कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का पुराना मकूला आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और DXN के सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए वो उस वैक्सीन का काम करते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ हुई है। वैक्सीन की वजह से लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं, लेकिन ग़िज़ा से बढ़कर वैक्सीन कोई नहीं है। अगर आपकी अपनी ग़िज़ा आपके अंदर वो एंटीबॉडीज़ बना देती है जो आप अपनी बीमारियों से लड़ लें और आपकी बॉडी अपने आप को सिक्योर कर ले, तो इससे बेहतरीन आपके पास कोई प्रिवेंशन नहीं हो सकती। अब हमें ये सवाल पैदा होता है कि भाई क्या खाएं? DXN के जो बहुत सारे प्रोडक्ट, और भी बहुत सारे दुनिया में प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने की, नबातात हैं इतने ज़्यादा, लाने तारे में फल पौधे, तो हम उनमें से क्यों ना खा लें? क्या गारंटी है? किसी चीज़ का भरोसा है? आज खून का तो भरोसा नहीं है, तो आप चीज़ों का क्या भरोसा करें? तो जब आपको कोई एक भरोसे वाला, ट्रस्ट वर्दी, DXN का क्या मतलब? डैक्सन का मतलब काबिल भरोसा। काबिल भरोसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कल्चर करने से लेके और डिस्पैचिंग तक जमानत देता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल इसके नहीं है, कोई फर्टिलाइजर इसमें नहीं है, और जो लिखा है वही उसके अंदर है। तो इससे ज़्यादा सिक्योरिटी और क्या चाहिए? और उसके लिए वो अलग से कोई पैसे नहीं लेते, और वो डिस्पैच कर रहे हैं आपके डोर पे, बनता है सारा का सारा, अल्लाह ने ग्रो किया, उसको पहुंचाया DXN और थ्रू डॉक्टर लिम। लॉट्स ऑफ अपलॉज फॉर डॉक्टर लिम। तो अब थोड़ा सा हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नए लोगों को बता दें कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं और इस प्रोडक्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स की 2 ही ज़रूरतें हैं। वैसे तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हर जगह का सेल के अपना अपना काम करने का तरीका है। अगर आप आँख का सेल ले लें तो उसका अलग काम है, ज़ुबान का सेल ले लें उसका अलग काम है। उस काम को सही रखने के लिए उसको 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो उसे एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और एक उसे ग्रोथ का पोटेंशियल चाहिए कि अगर उससे कोई चोट लग जाए तो वो वापस वैसे ही हो जाए, यानी रिपेयर। और तीसरा, उसको इम्यूनिटी चाहिए
जो कि अगर कोई चीज़ उसके ऊपर हमला करे तो वो अपना दिफा कर सके। कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत उसी वक्त मजबूत होती है जब उसकी दिफा मजबूत होती है ना। आर्मी जब तक आपकी स्ट्रांग है उस वक्त तक कोई आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, चाहे अंदर कितने झगड़े हो रहा हूँ, लेकिन आर्मी को स्ट्रांग होना पड़ता है। तो बॉडी की आर्मी जो है वो WBC, और WBC क्या है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स क्या है? वो जो ग़िज़ा आप खाते हैं उससे ये प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, और वो डेवलप होकर अपनी एक मुकर्रर मुद्दत तक ज़िंदा रहते हैं। उससे आपके हार्मोन बनेंगे, उससे आपके जिस्म के सेल्स बनेंगे, उससे आपकी बोन्स बनेंगी, आँख के खलिए से लेके और हड्डी की ज़र्रे तक हर चीज़ प्रोटीन से है। और उतना ही हम प्रोटीन को खड्डे में डाल के रखते हैं। हम ज़्यादा निशास्ते पर या कार्बोहाइड्रेट पर तवज्जो देते हैं, जिसमें आलू, चावल, रोटी, ज़्यादातर आप देखिए हमारी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट है, ये सिर्फ तवानाई देगी। प्रिवेंशन पर जब हम बात करेंगे तो प्रिवेंशन प्रोटीन से है, ठीक है। P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रिवेंशन। याद रखिए कि प्रिवेंशन अगर है तो हमारी जो फौज अंदर की है, चाहे वो आँख का पानी है, नाक का सिक्रीशन है, कान का मैल है जिसको आप मैल करके साफ करके निकाल देते हो, वो अल्लाह मियां की तरफ से प्लग है। वो तमाम जरासीम जो बाहर से मिट्टी, धूल, माइक्रोस्कोपिक एरर्स, वो जो कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो वैक्स उसको पहुंचने नहीं देता। इसी तरह नाक के बाल, इसी तरह आँख की पलकें। आप आँख की पलकों का तो आपने ऊँट की पलकें डबल लेयर होती है। क्यों? क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का जानवर है, तो उसको डबल मिट्टी से प्रिवेंशन चाहिए। तो अल्लाह ने उसकी 2 लेयर्स रखी हैं, ठीक है। और पानी के लिए उसकी कमर पे टंकी दे दी। तो आपके जिस्म को अल्लाह ने उसके हिसाब से ज़रूरतों का मोहताज कर दिया और उसको उसके काबिल भी बना दिया। आपका पूरा जिस्म 70% पानी है। कितने लोग पानी पीते हैं यहाँ पर? हम बाथरूम ना जाने के खौफ से पानी नहीं पीते। सही कह रही हूँ? Yes. जॉब पे हैं, नहीं पता नहीं कैसा बाथरूम होगा, नहीं पानी पीते। 2 गिलास पीना चाहिए था 2.5-3 लीटर। गुर्दों पे जोर पढ़ के बाय द टाइम यू रीच 50 years उतने तो पहले ही थक के चूर बैठे हैं। सही कह रही हूँ? आज का बच्चा भी यूरिन के इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसके गुर्दे बहुत पावरफुल है। क्यों? कि पानी जो उस निकासी का एक जरिया है वो आपने जिस्म में डाला ही नहीं, और आपके जिस्म के खलिए टूट के पानी दिए जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, एवरी 3rd person इज कॉन्स्टिपेटेड। गल्फ में आप देखिए 90% मरीज जो आते हैं वो आंतों के आते हैं, या तो डायरिया होगा, या वॉमिटिंग होगा, या एलर्जी होगी। और उसके बाद अगर बीमारियों में आ जाए तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कैंसर, और साथ साथ हार्ट। जब ये 2 दोस्त मिल जाते हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, तो खुद ब खुद वो हार्ट को अपना पक्का दोस्त बना लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको कोई ऐसी ग़िज़ा चाहिए जो एक के लिए ना हो। अब देखिए, मेरी खाल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जाना पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, सही है, स्पेशलिस्ट का दौर है। आँख के लिए प्रॉब्लम है तो मुझे आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कोई बंदा ढूंढ सकती हूँ जो मेरी आँख, नाक, कान, गला, जिस्म पूरा सबको ठीक कर सके? बहुत मुश्किल है। जीपी पे भरोसा ही नहीं करना। जीपी तो आपको थोड़ी देर को देखेगा, फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा, नहीं भाई फला जगह मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब आंतों के डॉक्टर के पास चले जाओ। तो क्या कोई ऐसी ग़िज़ा है कि जो आपके हर सेल की सेहत की ज़मानत ले ले? बिल्कुल, अल्लाह ने उतारी है, और उसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। इसको जापानीज़ जो है वो ऋषि कहते हैं, चाइनीज़ जो है उसे लिंगजी कहते हैं, कोरियन इसे योंगजी कहते हैं, और बहुत सारे स्पिरिचुअल नाम 4000 साल से उसको दिए जा रहे हैं, जो कि उसके खाने के बाद उसकी हिफाजत को देख के दिए गए। तो अगर सेल की ग्रोथ, सेल की प्रिवेंशन, या सेल की प्रोपगेशन और सेल की रिप्रोडक्शन, देखिए एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो 1 दिन का बच्चा कितना होगा? 1 फुट। उसको 6 फुट का बनने के लिए कुछ चाहिए 2.5 साल तक, तो वो सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। माँ के दूध में क्या ऐसी चीज़ है जिसके वो साइज भी बढ़ गया, जिगर भी काम करना शुरू हो गया, बगैर किसी दवा के दांत भी निकलने शुरू हो गए, बोलना भी शुरू हो गया। क्या ऐसी चीज़ है उसके अंदर? इसलिए कि माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है। और माँ के दूध के बाद दुनिया में अगर कोई बेहतरीन ग़िज़ा है उससे मुमासिलत रखती हुई, वो क्या है? स्पाइरुलिना।
तो वो रखती डॉक्टर ने आपके लिए यहाँ, यानी ग्रोथ, पोटेंशियल्स, प्रिवेंशन और डिफेंस। इसके लिए आपके पास आ गया गैनोडर्मा, और उस ग्रोथ के लिए जो सीमेंट चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, वो आ गई स्पारुलिना। उसके जो केबल्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आप देखो घर बनाते हो ना, बॉडी को एक घर समझ लो, क्या चाहिए आपको? लोहा चाहिए, मिट्टी चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, वायरिंग चाहिए, एसी चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी सीमेंटिंग सारा कुछ प्रोटीन्स, गारा सारा कुछ प्रोटीन, जो उसको खड़ा करने के अंदर तवानाई खर्च हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट्स, उसको काम करने पे जो चीज़ मजबूर कर रही है वो उसके केबल्स यानी नर्व्स, उसको रवा रखने के लिए, उसको तर रखने के लिए, उसको अपनी जगह पे बिठाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है कॉर्डिसेप्स, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, टिश्यू किसी भी बॉडी को खड़ा करके 100 साल तक जिंदा रख सकते हैं अगर वो सही काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना है न्यूट्रिशन से। वो न्यूट्रिशन जो आपको कार्बोहाइड्रेट दे, वो न्यूट्रिशन जो आपको केबल्स को रवानी रखे। अब केबल्स क्या चीज़ें? हमारी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, वहाँ से सिग्नल आया। एक ज़माने में जब आप लोग तो बच्चे हो गए उस वक्त, जब टेलिक्स हुआ करता था, याद है? टक 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 एक आवाज़ से वो 2 लाइनें लिख दी जाती, तार कहते थे उसको ना, कि एक इंडिया पाकिस्तान में एक तार आ गया अराइविंग, वो सिर्फ उस आवाज़ से उन्होंने टेलिक्स से उन्होंने मैसेज रीड कर लिया। तो जो ये जो वायर्स है ना, दे आर मैसेज कन्वेयर्स। मैसेज ब्रेन से आया, उसने आपकी खाल तक कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, हाथ में काम करना शुरू कर दिया। आपको नज़र आ रहा है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है अगर मैं इसको टच करूं तो मेरी आंखें तो इधर हैं, मगर मुझे क्यों पता चल रहा है कि ये कोई बारीक सी चीज़ है, चिकनी है, किनारा इसका गोल है? मैंने देखा तो नहीं, किसने बताया? इसमें कहाँ आंखें हैं? इसमें तो नहीं आंखें। हाउ डिड आई नो? अगर मैं इस दीवार को छू रही हूँ तो मुझे इसकी सख्ती पता चल रही है। मैं कह रही हूँ ये दीवार है, मैंने इसको देखा नहीं, आप मुझे पट्टी बांध दो, उसके बजाय उसके वक्त भी बता दूंगी कि ये दीवार है। तो ये सेंसेशंस, ये कमांड्स, दिस इज गिवन बाय ब्रेन ऑलमाइटी। अल्लाह ने ऐसी चीज़ दी है कि आदमी बगैर किसी चीज़ के सिर्फ ब्रेन पे भी जिंदा रह सकता है। और ये जो आप जैसे एक आपने एक तस्वीर देख खींची और रख ली, तो दिमाग ने बचपन से अब तक की जो याददाश्तें हैं इन्हीं केबल्स के जरिए आपके अंदर महफूज कर दी। जब चाहे आप उससे जोर डाल के एग्जीक्यूट कर सकते। तो एक होता है रिफ्लेक्स, जिसमें आपका अपना तन मन और आपकी इच्छा नहीं शामिल है, यानी आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं है। मुझे पसीना आ रहा है, मुझे प्यास लग रहा है, तो मेरी मर्जी तो नहीं है ना उसमें, लेकिन वो आ रहा है इसलिए कि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी खुद उसको रेगुलेट कर रही है। गर्मी है, पसीना क्यों आ रहा है भाई? इसलिए आ रहा है कि बॉडी को ठंडा रखना है। आप किसी चीज़ पे पानी डालते हो, क्या करते हैं गर्मियों में? जिनके पास, गरीबों के पास एसी नहीं है, क्या करते हैं? गीले कपड़े पहनते हैं। मजदूर को देखो, तौलिया गीली करके सर पे रखेगा, काम पे चला जाएगा। क्यों? कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो अपनी जगह को ठंडा करता है। तो बॉडी में से जब पसीना इवेपोरेट होता है तो बॉडी ठंडा करती है। तो ये एक थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म इस बॉडी का है। उसको चलाने के लिए पानी का निज़ाम, इन केबल्स का निज़ाम, पसीने के खलियों का निज़ाम और उस रिफ्लेक्स का निज़ाम के खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली रन करना चाहिए। इसके लिए उसका सही होना लाजमी है। आज कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास बैठे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पसीना नहीं आता, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। दोनों एक्सट्रीम्स के बीमार मौजूद हैं। ज़रा सी बात है कि पसीना नहीं आता, बीमारी बन गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के वो खलिए सही काम नहीं कर रहे हैं। सूंघने की सलाहियत, वायरस ने क्या किया? अभी कोविड ने पहचान बन गई कि आपको सबसे पहले ये स्मेल ख़त्म होगी। ज़रा सोचो, थोड़ी देर में सोचो कि ये परमानेंट हो जाता है। ज़िंदगी से क्या चीज़ निकल गई, अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो ये वो सब नेमतें हैं जो आप इन तमाम DXN प्रोडक्ट्स को लेके इनकी हिफाजत कर सकते हैं। खाल से लेके बाल तक, बाल से लेके दिमाग तक, दिमाग से लेके दिल तक, दिल की शरियानों से लेके गुर्दों के उन सेल्स तक जो फिल्टर कर रहे हैं। जब अगर फिल्टर नहीं करेंगे, अगर मेरा आज ड्रेन ब्लॉक हो जाता है किचन का या बाथरूम का, क्या होता है? सबसे बुरा हो जाता है, राइट? तो बॉडी के जो ड्रेनेज खत्म होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। अजान खत्म हो जाए फिर बात।
हम पढ़ते हैं। ओके, तो फिर जब हम बात करते हैं वालेकुम सलाम डिफेंस की, यानी बॉडी डिफेंस की जब बात आती है तो वहाँ पर डिफेंस के ये तमाम चीज़ों की, बॉडी के ऑर्गन्स की बात आती है। बॉडी को डिटॉक्स करना है, नए अजाब से बचाना है और रिपेयर भी करना है। अगर कोई टूट फूट हो जाए तो रिपेयर करो कि भाई ये वापस नॉर्मल आ जाए। तो उसके लिए गैनोडर्मा या ऋषि या लिंगजी, ये एक ऐसा मशरूम अल्लाह ताला ने दिया जो डॉक्टर लिम ने नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ स्पोर्ट्स को हिमालय के मशरूम के ओरिजिनल पौधों से लेके वो हमें मलेशिया में कल्टीवेट करके दे दिया अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ एसेप्टिक कल्टीवेशन। इसके अंदर कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, और ऑर्गेनिक तरीके से उनके डिफरेंट स्पोर्ट्स को बना के ये हम तक पहुंचा दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा पैदा होने से पहले से है, यानी वो बच्चा जो अभी दुनिया में पैदा नहीं आया हुआ, उसकी माँ अगर ये खाती है तो उस बच्चे को भी फ़ायदा होगा। और पैदा होने के लिए भी, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए भी बहुत दफ़ा बॉडी के सिस्टम्स को नॉर्मल करने के लिए ऋषि गैनोडर्मा का बेइंतहा बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि इसके दो तरीके से ये काम करता है। एक तो ये डिटॉक्स करेगा, बॉडी में जो खराबी हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनको सब बाहर निकाल के फेंकेगा। दूसरे ये बैलेंस करेगा। डिटॉक्स क्या मतलब? बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं वो अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से आ रहे हैं। यानी अगर जो कुछ हम खा रहे हैं उसकी टूट फूट होती है। आप देखो एक टॉवल फैक्ट्री में जाओ तो आप इधर से कॉटन डाल रहे हो, उधर से टॉवल बन के निकल रही है। टॉवल बनने के बाद जो उसके साथ जो उसके रेशा निकलता है वो सारा समझ लीजिए टॉक्सिन्स है। वो किसी काम के नहीं होता, लोग उसको इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो रफेज है। इसी तरह बॉडी में जब सिस्टम्स काम करते हैं तो उनकी टॉक्सिन्स ये बाहर निकलते हैं, जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। और अगर हमारा वो निज़ाम जो सफाई का है, जिसको हम पसीने से, पानी से, थूक से, यूरिन से, मोशन से, आंतों के पानी से, मुंह के पानी से, नाक के पानी से, मुसलसल पसीने से साफ कर रहे हैं, किसी तौर पे कमज़ोर पड़ जाता है तो यही टॉक्सिन्स हमारे अंदर से निकलते हुए एक नॉर्मल फिगर होके एबनॉर्मल बन जाते हैं, क्योंकि अब वो जमा हो रहे हैं। साफ पानी भी एक जगह खड़ा हो जाए तो बर्तन में काई जैसी लग जाती है। देखा है आपने? बहुत दिन तक आप एक पानी को एक ग्लास में रखो और उसके बाद पानी फेंको तो ग्लास के ऊपर एक मुलायम सी काई आपको महसूस होगी जो उसकी पानी की वजह से जमा हो गई। इसी तरह जब ये गंदगी बॉडी में रह जाती है तो बीमारी की वजह बन जाती है। ये हो गया अंदरूनी मामला। बैरूनी, मिट्टी, धूल, पोल्यूशन, खाना पीना और वो तमाम केमिकल्स जो गाड़ियों से आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, जो रेडिएशन के अहसास हैं, वो सब बाहर के टॉक्सिन्स कहलाते हैं। अब इन बाहर और फिर आदतें, स्मोकिंग, एडिक्शंस, शीशा और तो और गुटखा, पान, तंबाकू, छाली, ये सब बाहर के टॉक्सिन्स। और वो खाना जो फैब्रिकेट हो रहा है या रीयूज हो रहा है या माइक्रोवेव में यूज किया जा रहा है या उसको बार बार गर्म करके खाया जा रहा है, वो खाना भी किसी हद तक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम बीमार पड़ सकते हैं। अब ये क्या करता है? डिटॉक्स करेगा आपको, बॉडी के अंदरूनी टॉक्सिन्स और बैरूनी टॉक्सिन्स से जाके लड़ाई करेगा। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई ये कैसे? हर सेल के ऊपर आपने ब्लड प्रेशर की दवा ली तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, शुगर की दवा ली शुगर ठीक हो गई, ये कैसे करेगा? इसका काम सिर्फ ये है कि बॉडी को नॉर्मल ले आए। तो ये अब नॉर्मल चीज़ों को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, स्कैन करता है पूरी बॉडी का। किस तरह? लोगों ने इस पर भी तहकीक की, पता चला कि सेल्स के अंदर जिस तरह वाइब्रेशंस होती है ना, अगर किसी को आपको सेंसर्स आप लगाते हो, आजकल लोग गाड़ियाँ चेक करते हैं, अब जाओ एयरपोर्ट तो ऐसे गाड़ी एक वो वायर के साथ चेक हो जाती है कि अंदर इसके कोई मेटल है या कोई गन है या कोई एक्सप्लोजिव है, होता है सेंसर्स। इसी तरह बॉडी के हर सेल की दीवार पर सेंसर्स हैं और उन सेंसर्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत आपके सफ़ेद खलियों में है। और सफ़ेद खलियों के साथ साथ वो सलाहियत गैनोडर्मा में है कि वो एक नॉर्मल सेल की सेंसेशन को अलग समझ लेता है
और एबनॉर्मल सेल्स की सेंसेशन को अलग समझ लेता है। जब उसे पता लगता है कि ये सेल नॉर्मल नहीं है, बीमार है, तो उसकी सेवा में लग जाएगा अगर उसे रिपेयर करना है। और अगर वो कोई जानलेवा सेल है, स्तन कैंसर या कोई फॉरेन बॉडी है, तो वो उसको बॉडी से निकालने की कोशिश में लग जाएगा। दिस इज हाउ इट टेक्स केयर ऑफ सेल हेल्थ। ठीक है, अब उससे गरज नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, लेकिन उसका काम ये है कि बैक टू पवेलियन, हर सेल को अपनी ओरिजिनल हालत में लेके आने के, भाई जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। मुंह का सेल जो है वो दांत नहीं बन सकता, खाल का सेल जो है वो आंख नहीं बन सकता, तो तुम काम नहीं करो ना आंख वाले, तुम उसको, अगर स्किन का है तो उसको ही करने दो। वो मेक श्योर करता है कि ये आपके सेल्स वापस नॉर्मल आ जाए। इट मे टेक टाइम, 24 वीक्स 24 मंथ्स तक लग सकते हैं बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को नॉर्मल होने के लिए। जो लोग बीमार नहीं हैं उनको इसलिए खाना है कि बीमार ना हो, और जो बीमार हैं उनको इसलिए खाना है कि वो जल्दी रिपेयर हो जाए, क्योंकि इसका काम सेंसर करके डिटॉक्स करना भी है। दूसरा प्रॉब्लम बीमारी की जो वजह आती है वो है इल बैलेंसिंग या नॉन बैलेंसिंग। कोई भी चीज़ अपने तवाज़ुन से हटती है तो वो खतरनाक हो जाती है। सही है ना? बीच में आपने अगर आप एक सीसॉ देखो, अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो कोई ना कोई या तो हवा में होगा या ज़मीन में होगा। सही, इसी तरह सेल्स में अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो या तो वो काम नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा करेंगे, और ये दोनों चीज़ें आपके सेल के लिए ठीक नहीं। तो इसका काम ये भी है कि जो सेल्स गैर मुतवाज़ी काम कर रहे हैं उनको हम आहंगी दे और उनको सही काम करने को दी। समझ आएगी बात? इसमें कोई साइंटिफिक बात तो नहीं बताई मैंने आपको, कॉमन बात समझ में आ गई ना? तो अब ये मत कहना कि हमें नहीं पता ये कैसे काम करता है और हम क्यों खाएं। 1 दिन का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा सब मोहताज हैं इस चीज़ के कि उनकी सेल्स की हिफाजत की जाए। पैदा हो गया, अब उसका जंग में आ गया, वो हालत है जंग में। क्यों आते ही पहले क्यों आप BCG की वैक्सीन लगा देते हो? बच्चे पैदा होता है तो फौरन वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है। क्यों? बचाना है ना उसको बीमारियों से। तो अगर माँ को उसके बच्चे के बनने से पहले से ऋषि उसके जिस्म में होगा तो जो बेबी डेवलप होगा वो स्ट्रॉन्ग, इम्यून और पावरफुल बॉडी रखेगा जो बाहर आके लड़ सकेगा। बात समझ आई? तो जब प्रेगनेंसी हो जाए, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में ये नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी में उस वक्त नहीं देना चाहिए जब आपको ऑल टुगेदर मशरूम से ही एलर्जी है। जैसे मुझे मछली आप कोई सी भी दे दो, अगर मुझे मछली से एलर्जी तो है, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को मशरूम से एलर्जी है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको आप दूसरे प्रोडक्ट से उसकी हिफाजत कर सकते हो। तो ये तो हो गया तवानाई, प्रिवेंशन, रिपेयर और डेवलपमेंट। ये 4-5 काम बड़े बड़े इसके हो गए। अच्छा, बीमारी में आइए आप हार्ट की तरफ। दिल के जो खलिए हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो पंप करें, उनका काम ये भी है कि अपने ही खलियों को सैराब रखें। यानी जो बारीक रगें दिल को खून पहुंचा रही है, दिल तो सबको खून दे रहा है ना, लेकिन दिल को जो खून दे रही है रगें, उनकी सलामती होगी तो दिल काम कर सकता है। अगर उनकी सलामती नहीं होगी तो वो किसी काम का नहीं। बेकार हार्ट अटैक वाला हार्ट तो किसी बॉडी के फायदेमंद नहीं है ना। तो बारीक खलियों की रवानी या उनके अंदर खून का पतला होना या उनके अंदर क्लॉट ना होना, उसकी जमानत ऋषि देता है कि आपकी सेल्स के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है या नाहमवार रगे हैं या ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं है, ऑक्सीजन को खून से खींचने की कैपेसिटी नहीं है जो आपको जिंदगी दे रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रही है, उस कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसका सेकंड या फोर्थ सबसे बड़ा फंक्शन हो गया इंक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ एवरी सेल ऑफ द बॉडी, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हार्ट। क्योंकि वो हार्ट को जिंदा रखने, जब हार्ट जिंदा रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे। बिल्कुल इसी तरह माइक्रो सर्कुलेशन ब्रेन का, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन जाएगा, आप देखिए बच्चा अगर देर से पैदा होता है तो एक कंडीशन है ब्रेन की सेरेब्रल पाल्सी, मोहताज हो जाता है ना। सो देखा होगा आपने बच्चे जो पैरालाइज पड़े हुए पैदाइश से, क्या हुआ जी फॉरसेप्स डिलीवरी थी, उस पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके, बच्चा देर से डिलीवर हुआ, नीला था, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई, ब्रेन डैमेज हो गया। ये आज से 50 साल पहले बड़ी कॉमन कहानी थी हमारे देहातों की, जहाँ पे होम डिलीवरीज होती हैं, ना ऑक्सीजन, ना डॉक्टर, ना कुछ भी।
तो बच्चे या तो मर जाते थे या देर से अल्लाह किराए करवा तो देता था, लेकिन टेम्पररी ऑक्सीजन की कमी ने ब्रेन डैमेज कर दिया। तो ये जब ऑक्सीजन की फराहमी, कम से कम ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा उसके सेल्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, तो ब्रेन टॉनिक भी है। क्या हो गया ये? हार्ट टॉनिक हो गया, ब्रेन टॉनिक हो गया। इसी तरह वो खलिए जो आपको वेयर हाउस दे रहे हैं, आपके खाने को जमा कर रहे हैं वक्त पर रिलीज करने के लिए, आपके टॉक्सिन्स को ख़त्म कर रहे हैं, आपके डेड टिश्यू को अपने पास लेके उसको ख़त्म कर रहे हैं। यानी अगर मैं एक अपना वेयर हाउस बनाऊँ जहाँ पे मैं अपना जंक डाल रही हूँ और वहाँ उसको गलाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो मेरे घर साफ रहेगा ना। तो मेरी बॉडी को साफ रखने के लिए मेरा लिवर, मेरा स्प्लीन, मेरा लिम्फ नोड ये काम कर रहे हैं कि जो मेरे जिस्म की ख़राब चीज़ें हैं, जो यूरिन और स्टूल से बाहर नहीं जा पा रही हैं, वो वहाँ जाके टूट फूट होके ख़त्म हो जाती हैं। किस तरह कि उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जैसे आपने उन लोगों को देखा है जो कचरा चुन रहे होते हैं सड़क के ऊपर, खाली बोतलें चुन रहे होते हैं, कैसे वो प्लास्टिक ले जाके दोबारा रिसाइकिल होगा और जो नहीं होगा उसको जला दिया जाएगा। जलाने के बाद जो खाद बनेगी वो भी यूज़ होगी। तो बॉडी भी यही करती है कि जो चीज़ इस्तेमाल हो गई उसमें जो चीज़ काम की रह गई उसको उन्होंने खून में वापस भेजा लिवर के थ्रू, और जो चीज़ नहीं भेजनी है उसको तोड़ मोड़ के उसको इतना जूद हजम कर दिया कि वो खून के ज़रिए गुर्दे में चला जाए और गुर्दे के ज़रिए यूरिन में पास हो जाए। तो इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और ये लिवर का सबसे बड़ा कारनामा है कि वो आपको महफूज रखता है, और जो चीज़ लिवर को महफूज रखे वो कितनी ज़रूरी होगी। ठीक है, तो लिवर जैसा ऑर्गन बॉडी में कोई अल्लाह ने दूसरा दिया नहीं, क्योंकि इसके अगर हम 8 हिस्से कर दें और 7 हिस्से हम मैं फेंक दूँ और एक हिस्से के ऊपर आप 100 साल जिंदा रह सकते, इतना पावरफुल रिपेयर मैकेनिज्म है इसका। तो उसको अगर ताकत चाहिए तो गैनोडर्मा लिवर टॉनिक भी है। सिक्योरिटी है आपकी रिसाइकलिंग की, सिक्योरिटी है आपके डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल्स के लिए। तो क्या क्या हो गया भाई, मुझे बताओ क्या बताया मैंने? हार्ट टॉनिक, ब्रेन टॉनिक, लिवर टॉनिक, ठीक है। और डिफेंस, WBC के लिए आपको डिटॉक्स कर रहा है तो वो डिफेंस आ गया। अब आइए आप गैनोडर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, नहीं, गैनो मीन्स शाइन, डर्मा मीन्स स्किन। तो आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन नहीं है, सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन स्किन है। तो अगर ये स्किन ना हो तो कोई सिक्योरिटी नहीं है आपकी। सबसे ज़्यादा सेंसेशंस, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो रुकती हैं वो इसी स्किन की वजह से रुकती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ स्किन को बचाएगा वो खुद ब खुद हेड कॉन्स्टेबल बन जाएगा। सही, तो गैनोडर्मा वो हेड कॉन्स्टेबल है जो स्किन की भी रिपेयर करता है, स्किन से भी डिटॉक्स करता है, और स्किन की रवानी को, स्किन के टेक्सचर को बेहतर और खूबसूरत बनाता है। डॉक्टर नीम कहते हैं कि अगर जो लोग डेक्सन के गैनोडर्मा इस्तेमाल करते हैं मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। यस, क्यों? उनकी स्किन ग्लोइंग स्किन हो, वैसे मेरी खूबसूरत स्किन। कहने का मकसद ये है कि फिर मेकअप की जरूरत नहीं, मेकअप का खर्चा ही खत्म हो गया। बात स्किन की खूबसूरती में लुक्स की नहीं है, बात यह है कि आपके स्किन के सेल्स नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। जहाँ पसीना आना चाहिए वहाँ पसीना आ रहा है, जहाँ पे सुर्खी आनी चाहिए वहाँ सुर्ख हो रहा है, जहाँ पे खून की कमी दिखनी चाहिए वहाँ दिख रही है खून की कमी। अगर आपकी स्किन वो इंडिकेटर है जो बीमारियों के बारे में आपको बता सकती है, और अगर आपकी स्किन बीमार है तो आपकी बीमारी की शनाख्त भी नहीं होगी। आप समझे? अगर खून की कमी होती है, डॉक्टर कैसे पहचान लेता है कि आपके अंदर खून की कमी है? स्किन के कलर से, दिखता है के कलर से, जुबान निकाल के देखते हैं उसके कलर से। जॉन्डिस है वो भी इसी तरह पता चलता है। लिवर प्रॉब्लम है, स्किन, यानी स्किन इज अ स्क्रीन फॉर योर बॉडी हेल्थ। तो जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको टेस्टों की जरूरत नहीं पड़ती। वो बंदे को पुराने जमाने में देख रहे हैं, एक नज़र देखा और पहचान के हज़ारों चीज़ें दिमाग में आ गई कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सही, बाद में उसे कंफर्म करो टेस्ट से। तो एक तो ये बात होगी। अब तो फिर क्या क्या हो गया? ब्रेन टॉनिक, हार्ट टॉनिक, देखो याद करके जाओगे ना आज। ब्रेन टॉनिक, हार्ट टॉनिक, लिवर टॉनिक, स्किन टॉनिक, ठीक है। और क्या हो? लिवर टॉनिक। और क्या चाहिए? हवा से खमसा को तो कवर कर लिया आपने। और
बॉडी के हर सेल्स के लिए एक रिपेयरिंग रोल मॉडल, चाहे वो कान का सेल हो, चाहे जिस्म का कोई भी सेल हो, टूट हो रही है उसकी रिपेयर कर रहा है। तो एक आपका इंश्योरेंस पॉलिसी है। और सबसे बढ़कर दुनिया की मूजी बीमारियां जो कि काबिल इलाज नहीं समझी जाती, मसलन एक्जिमा, मसलन कैंसर, मसलन ब्लड प्रेशर, उनको भी उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी खराबियों को लिमिट करना या उनकी वजूहात को ठीक करना। मसलन ब्लड प्रेशर क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मौरूसियत है, नमक ज़्यादा खा रहे हैं। तो अगर आपको गैनोडर्मा सोडियम बैलेंसिंग कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने दे रहा, तो ब्लड प्रेशर से बचत होगी कि नहीं होगी? तो बचत स्कीम वहाँ भी शुरू हो गई, बाय वन गेट मैनी फ्री। अब इधर होता है बाय वन गेट वन फ्री, तो लोगों की लाइनें लग जाती हैं कारफोर पे, राइट? सेल का भी एक आज इश्तहार देखो, सब लगे होंगे सुबह 4 बजे, 2 मशीनें बिक रही थी, 2 उसके लिए था कि सुबह 6 बजे आप आ जाइए, सिर्फ 2 ही हैं, जो पहले आएगा। फजर से पहले से लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, पता नहीं किसको मिलेंगी वो, क्योंकि वो सस्ती थी। उनके लिए हम इतनी तगोदाव कर सकते हैं, और इस मशीन की रिपेयर के लिए हमारे पास वक्त नहीं है सोचने। तो पहले तो माइंडसेट चेंज करना है कि हमें ये तमाम टॉनिक्स को अपने अंदर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर फीस दिए, मेरी फीस 750 दिरहम है, कितने बंदे हो? सबसे फीस जमा करके मुझे पकड़ा देना, ठीक है? ये तो 4 महीने में गुजारा हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अपनी बॉडी को बेस्ट डॉक्टर समझ के उसी से ट्रीटमेंट करो। जहाँ फेल हो जाए डॉक्टर का मशवरा जरूरी है, लेकिन इसको डॉक्टर नहीं समझो, इसको तुम्हारा हेल्पिंग हैंड, ये तुम्हारा सेफ गार्ड है, तुम्हारा एक चौकीदार है। अगर घर में चौकीदार हो तो चोर आने में 10 दफा डरेगा, लेकिन अगर चौकीदार के हाथ में गन ना हो, चूहा भी गुजरेगा तो चौकीदार जो भी खड़ा रह जाएगा, खुद भाग जाएगा कि हाय कौन आ गया, सही? तो जो चौकीदार के हाथ की गन है ना, सही है, तो ये आपको मजबूती रखती है। फिर सबसे मुसीब मर्ज कैंसर, कैंसर के खिलाफ हजारों रिसर्च आर्टिकल्स आ गए। ब्लड प्रेशर, जिस तरह हार्ट और ब्लड प्रेशर और स्किन के लिए आ गए, कैंसर कहीं का भी हो, एबनॉर्मल सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ को कैंसर कहते हैं, जो अपनी औकात से हट गया हो, टेररिस्ट बन गया, उसको औकात दिखाने के लिए गैनोडर्मा काफी है, लेकिन इसको ज़्यादा मिकदार में और ज़्यादा दिन तक लेना पड़ता है ताकि वो उस लेवल पर आ जाए कि वो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सके। कैंसर सेल्स को खून की फराहमी ख़त्म करना, कैंसर सेल को 1 से 2 डेवलप होने में रोकना, और उसके डेड बॉडी को उसके कब्रिस्तान तक पहुंचाना, ये गैनोडर्मा। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू नो, और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। चैलेंजेस थे आज से 20-30 साल पहले, अब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में एक मोनोटोनस एक रिसर्च सामने आ गई है कि अब हमें हल्दी को हल्दी कहना पड़ेगा, शहद को शहद ही कहना पड़ेगा, ले आओ दूसरी हल्दी मिला के उसके अंदर, लेकिन प्योर हल्दी ही रहेगी। तो उसके लिए दूध पीने से पहले डॉक्टर के पास जाते हो नहीं ना, अंडा खाने से पहले डॉक्टर के पास जाते हो। दादी दादा ने पराठा दूध में बनवा के खिला दिया, वही चल रहा है बच्चों के लिए, चीनी और दूध से बना हुआ पराठा और वो अंडे में खोगीना बना के आज भी चल, किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। और ये फुल डाइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये आपकी बैलेंस डाइट का एक नमूना था जो बचपन से हमने देखा, लेकिन उसकी ज्यादती, उसकी कमी आपको बीमार करती। तो ये तो अगर मैं बोलना चाहूँ गैनोडर्मा पे तो इतना है, मैं जान के प्रेजेंटेशन नहीं दे रही क्योंकि खालिद को पता है वैसे 170 स्लाइड की कम से कम प्रेजेंटेशन होती है गैनोडर्मा की। अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाऊँ, एंटी एलर्जिक, एलर्जी है, आप हम गैनो ऑयल लगाइए, एलर्जी खत्म। दांत में तकलीफ है, इसलिए चूंकि ये स्वेलिंग को कम करता है तो दांत का खत्म। तो टूथपेस्ट, ऑयल चॉकलेट में मिला दिया, चाय में मिला दिया, कॉफ़ी में मिला दिया, प्योर ऋषि में ले लिया, और तो और उसको मुख्तलिफ तरह से आपने लोगों ने बेक करना शुरू कर दिया कि कड़वा है, बिटर है, तो कॉफ़ी की डिफरेंट वैरायटीज़ में डाल दिया, क्योंकि ये शुगर भी कंट्रोल करता है। और ये दुनिया की वाहिद प्रोडक्ट है जो बड़ी हुई चीज़ को कम करती है और कम की चीज़ को बैलेंस करती है। बैलेंसिंग किसी को कहते हैं। कोई दुनिया की दवा ऐसी नहीं है कि ब्लड प्रेशर कोई दवा आप दें और ब्लड प्रेशर कम कोई और बढ़ा दे। शुगर कम करने की दवा शुगर बढ़ाएगी नहीं, ब्लड प्रेशर कम करने की दवा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी नहीं।
इसी तरह कम ब्लड प्रेशर को ऊंचा नहीं करेगी, लेकिन होम्योस्टेसिस एक यूनिफॉर्मिटी को रखने के लिए गैनोडर्मा बैलेंस करता है, हर वो चीज़ जो गलत है उसको वापस लेके आएगा। इसलिए इन टोटालिटी इट इज़ द सेवियर ऑफ योर बॉडी। आप कोशिश करके देखिए। मैं एक मिसाल आपको दूं। 4 दिन पहले की बात है, मैं घर में काम करती मासी, उसके दांत में बहुत तकलीफ थी। वीज़ा उसके पास है, एक्सपायर हुआ, एमरेट्स ID नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन पे दवा मिल नहीं सकती, डॉक्टर के पास जाएगी तो पुलिस ले जाएगी, और दांत में तकलीफ है, डेंटिस्ट के पास जाएगी, पैसे लगेंगे, क्या करें? मैंने उसको 4 पेयर RGGL के यानी 4 चमचे 4-5 दिन तक दिए, और टूथपेस्ट वहाँ जहाँ पे तकलीफ हो रही थी वो लगाने के लिए दिया। आज माशाल्लाह 3रा दिन है, इट्स बैक टू नॉर्मल। क्यों? इसलिए कि ये रूट्स पे काम करता है। तो इसको दवा नहीं बनाना है, इसको रूट के ऊपर काम करना है, जो वजह बन रही है बीमारी की उसको बैलेंस करना है। तो ये एक तो वो नहीं है खाली बैठा है। कितने लोग आप बैठे हो, जितने सीनियर लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल करके इसको एंजॉय किया है। अपने ऊपर इस्तेमाल करके। मेरे वाले अभी पिछले महीने की बात है, माशाल्लाह ही 92, अल्लाह ने जिंदगी और सेहत दे। उनको एकदम घबराहट हुई, चश्मा नहीं लगाते, कोई दांत टूटा हुआ नहीं है, 15 साल से DXN पे है, DXN के प्रोडक्ट सारे इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर हिमसेल्फ। ये बैकग्राउंड बता रही हूँ। घबराहट सी हुई, उनको ले गए डॉक्टर के पास। मुझे आके 2 दिन हुए थे जब मैं यहाँ वापस आई। डॉक्टर ने कहा कि उनकी दिल की धड़कन की रफ्तार जो है वो 180 पे पहुँची हुई है, जबकि बुखार नहीं है। उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। दिल जो है अलग ही धड़क रहा है, चारों हिस्से अलग अलग धड़क रहे हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सडन डेथ हो सकती है, ठीक है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सडन डेथ हो सकती है। और 92 ईयर्स पे हार्ट का मसल कितना वीक होगा, वो 16 साल के लड़के के जितना तो नहीं होगा, मगर वो आराम से बैठे हुए पुरसुकून, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी घबराहट है। मैंने कहा विल पावर है, दीनदार आदमी, इसलिए वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हम ना घबरा जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई बस अल्लाह मालिक है, 24 घंटे हैं, अगर इनकी दिल की रफ्तार 80-90 तक आ जाती है तो ये बच जाएंगे, वरना ये दिल ऐसी फड़फड़ियाँ खाता हुआ ख़त्म हो जाएगा। हम सब अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। अंदर गैनोडर्मा ले जाने की इजाज़त नहीं है, ICU में कुछ नहीं ले जाने दिया जा रहा, हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं। 24 घंटे गुजरे, 48 घंटे गुजरे, हार्ट बीट नॉर्मल पे आना शुरू हुई। हार्ट बीट नॉर्मल पे आई, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई किडनी डैमेज नहीं। माशाल्लाह वो 4 दिन के बाद घर आ गए। सारे लोग ये परेशान है कि 92 ईयर्स ऑफ एज पे हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि उसने इतनी धड़कन का इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर ली। डॉक्टर ने मुझसे बाहर आके पूछा कि क्या खाते हैं, कोई दवा ले रहे हैं हार्ट टॉनिक? मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह में की चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं बताया मैंने, तो निकाल लीजिए 10 से। तो मैंने कहा कि कहने की क्या ले रहे हैं? मैंने कहा कॉर्डिसेप्स। उस बंदे ने जाके कॉर्डिसेप्स को स्टडी किया और उसने कहा कि कॉर्डिसेप्स तो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट की रिदम को रेगुलेट करता है। और यही वजह थी कि जो थोड़ा सा जो वायरल अटैक उनको हुआ, थोड़ा सा वायरस आया, उससे उनको बीट ऊपर गई और उसके बाद वापस नॉर्मल आ गई विदाउट इवन टेकिंग ऑल आवर प्रोडक्ट्स, इसलिए कि वो 15 साल से खा रहे। तो जो इम्यूनिटी और जो प्रिजर्वेंस ऑफ नेचुरल हेल्थ उनको मिली इस उम्र में, हार्डली यू कैन सी। बहाना बन जाता है, बहाना बन जाता है कि दिल नहीं काम कर रहा। हार्ट मसल की माशाल्लाह एक्विजेनिसिटी 92 ईयर्स पे 48% से ज़्यादा, ऑक्सीजन सैचुरेशन 100%, नो फीवर, नो किडनी डैमेज। अब वो मेरे पीछे पड़े हुए, रोज़ाना एक मेल मुझे आती है कि आप इन्हें दे क्या रहे। मैंने कहा बोले, फिर जैसे ही मौका मिला हमने मोरेंजी, ऋषि, स्पारुलिना, कॉर्डिसेप्स और आपका ये लाइंस में वापस शुरू कर दिया। तो हमने खुद इन हरकतों से निकले हैं और वक्त ने साबित किया कि कोई धोखा दे या ना दे, ये प्रोडक्ट्स। वाइफ का मैसेज है कि बेगम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, पता नहीं आपको। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू एक तरफ, भाई भी नहीं जोरू एक तरफ। तो ये वो चीज़ें थी जिसने हमें और कॉन्फिडेंस दे दिया ना। तो अगर हम पहले किताबों का सहारा लेते थे
कि हमें कॉर्डिसेप्स का मतलब बताओ कैसे काम कर रहा है, हमें ये बताओ कि ऋषि कैसे काम कर रहा है। और ये सब डॉक्टर्स हैं, मेरे सब बहन भाई ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, मेरे अब्बू डॉक्टर हैं, और उनको इतना मुश्किल था ये चीज़ें समझा के खिलाना आज से 15 साल पहले आपकी सोच। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से ले रहे हैं वो खाना बाद में पूछते हैं, पहले कहते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तजर्बे से बड़ा उस्ताद आपका कोई नहीं है। तो शर्त यही है कि चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो स्पायरुलिना हो, कॉर्डिसेप्स हो, नाइसमेन हो, मोरेंजी हो, इस्तेमाल करके देखें और फिर उसके फ़ायदे शेयर करें। सिर्फ ये कर लीजिए। तो 2 बातें, कंप्लीट फूड स्पायरुलिना, आसाब का कंट्रोल नाइसमेन, जहाँ पे ये केबल्स की मैं बात कर रही थी, दौरान खून की बेहतरी कॉर्डिसेप्स, ठीक है, निज़ाम हज़म की सारी चीज़ की जड़ आपका मैदा है, अगर वो ठीक रहेगा तो दवा भी हज़म होगी और जब वो हज़म होगा तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मिलेगी। तो ये 5 जो उंगलियां हैं ना आपकी, वो मुट्ठी बनाने के लिए कंप्लीट इसी से होती है, ऋषि, स्पायरुलिना, कॉर्डिसेप्स, मोरेंजी, लाइन्समैन। दिस गिव्स यू अ फुल पावर टू रीजनरेट योर सेल्स, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस, टू ग्रो ग्रेसफुली एंड टू एज ग्रेसफुली। एजिंग प्रोसेस से लड़ नहीं सकते आप, क्योंकि एज तो हो रही है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हो। एज में क्या होगा, आईसाइट जा रही है, अल्जाइमर्स हो रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, भूख खत्म हो रही है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ये सब आप रोक सकते हो अगर आप इन 5 को इस्तेमाल करते हो। तो आई थिंक मैसेज ऑफ द डे, ट्राई टू प्रिवेंट, नॉट व्हेन यू गेट इट एंड यू ट्राई टू फाइट बैक। उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर पहले से आपने चौकीदार रख लिया तो चोरी का झड़का नहीं होता। एंड आई थिंक दिस इज़ द मैसेज दैट यू शुड कन्वे टू योर फैमिली, टू योर सेल्फ। माइंडसेट, पहले आप माइंडसेट चेंज करें, मुझे करना क्या है, मुझे रिएक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों। मैंने सिर्फ पूजे में दरिया बंद किया, मैं सिर्फ वो मिसालें दी कि जिनसे मैं खुद सालों से गुजर रही हूँ, और चश्मा उतर गया, डेंटिस्ट का टाइम ख़त्म हो गया, किसी डॉक्टर के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचाए रखे नहीं जाती, तो डॉक्टर हूँ, लेकिन डॉक्टर से मैंने मांगती हूँ नहीं जाती, क्योंकि मैं खुद अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक डॉक्टर के पास जाऊँगी, मुझे 1000 दरम रखना चाहिए, सही, और 1000 दरम में मुझे 3 महीने का DXN प्रोडक्ट्स आ जाएगा। क्या सही है? प्रोडक्ट सही है ना? लॉन्ग लिव DXN, लॉन्ग लिव योर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, मे अल्लाह ब्लेस यू। एंड इंशाल्लाह इफ़ यू हैव एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन नेट। हमने हर चीज़ प्रोडक्ट के बारे में नेट पे खालिद की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, और हम पता नहीं, हम तो 15-16 साल से बोल ही रहे हैं, थक गए। तो अब ये कि कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली, अगर चेंज करना है तो माइंडसेट चेंज करना है। जिंदा रहना है तो जीना है, और जीना है तो लेजेंड बन के जीना है, मिसाल बन के जीना है। यस। थके हुए तो बीमार लोग जाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर